आज से हम अपना नीट और जेई का पहला लेक्चर चालू करेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। इस बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि फ़िज़िक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जैसी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हमें अच्छी खासी मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर उतनी मैथ्स को पढ़ेंगे जितनी हमारी फ़िज़िक्स में ज़रूरत है, और अधिक मैथ्स, एक्स्ट्रा मैथ्स के लिए आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट है ही। अगर लेकिन हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो आपके लिए इतनी मैथ्स सफिशिएंट है। एक्चुअल में फ़िज़िक्स के लिए इतनी मैथ्स सफिशिएंट है जितनी आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे मोशन की इक्वेशन पढ़ोगे आप और कुछ थर्मोडायनेमिक्स की वगैरह वगैरह इतने सारे कैलकुलेशंस जहाँ रहती हैं, उन सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन मैथ्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बेसिक मैथ्स है वो हम यहाँ पर आज से पढ़ेंगे। उस बेसिक मैथ्स का सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कौन सा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज़ दैट क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। अब हम उसको पहले थोड़ा सा बेसिक इसका देखेंगे 10th क्लास तक का, और इसका यूज़ हम समझेंगे कि फ़िज़िक्स में इसका यूज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब करते ना हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी इक्वेशन यदि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, और यहाँ पर a जो है वो 0 के इक्वल ना हो, समझ में आ रहा है ना? मतलब x² का जो कंपोनेंट है आपका वो 0 के इक्वल ना हो, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सीधी बात, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। तो ध्यान रखना, अगर इसमें जैसे मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास ax² + bx + c, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। तो इस एक्सप्रेशन में a, b और c कोई कांस्टेंट है या कोई नंबर है, जहाँ पर x क्या है? हमारा वेरिएबल है। और यदि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो कौन सा कहलाता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिया जाए, जैसे मान लेते कोई भी एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिया जाए या किसी चीज़ के इक्वल कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को ट्रांसफ़र करके कुछ इस फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैथमेटिकली एक प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान रखिए। जैसे कोई भी अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसमें x की 2 वैल्यू निकलेंगी जो क्या करेंगी? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती? 3 होती, सर इसकी पावर अगर 3 होती तो x की 3 वैल्यू निकलती जो इस इक्वेशन को क्या करती? सेटिस्फाई करती। तो ये इसके थ्रू हम ये भी पहचान सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू निकलेंगी और कितनी सेटिस्फाई करेंगी, किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में आपने 10th क्लास तक जैसे हाई स्कूल एग्जामिनेशन में आपने इसकी 2 मेथड पढ़ी होंगी। कौन कौन सी मेथड थी? एक फैक्टराइजेशन मेथड थी और दूसरी श्रीधराचार्य मेथड, वो फार्मूला मेथड। इज दैट क्लियर? और एक और मेथड होती है इसकी, हायर मेथड है, वो थोड़ी सी ग्राफिकल मेथड है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन, सो हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली वन मेथड, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मेथड। इज दैट क्लियर? फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, आप उसे कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के बाद यदि हम देखें यहाँ पर, तो कौन सी मेथड हमारे पास? श्रीधराचार्य मेथड, फार्मूला मेथड है। उस फार्मूला मेथड में x की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला है। दैट मीन्स इस फार्मूले के थ्रू हम अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर प्लस माइनस, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। इज़ दैट क्लियर? और जो x की जो वैल्यू आएंगी वो हमारी कैसी रहेंगी? x1 और x2 रहेंगी। तो हमने x1 जैसे मान लेते टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो वी विल से दैट x = -b ± कितना होगा आपका? b² - 4ac/2a, दैट इज x1, मतलब इसकी पहली वैल्यू होगी x1। एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, हमने नेगेटिव साइन लिया तो हमको मिला x2 = -b - √b² - 4ac/2a, दैट इज माय सेकेंड वैल्यू।
तो ये x1 और x2 क्या है, इसकी दो वैल्यू निकलेंगी जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगी, तो ये सॉल्यूशन है। और इनको एक अलग नाम से जाना जाता है, ये रूट्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स कितने होंगे इसके? दो, x1 और x2। समझते हैं इतना? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं और इतनी आपको बनती भी हैं। अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा आगे स्विच करते हैं। ये थोड़ा सा आपने इसको भी पढ़ा होगा। यदि हम इन दोनों इक्वेशन, दोनों रूट्स को सम कर दें, मतलब क्या होगा हमारा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होगा आपका? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए के क्या होता है? इक्वल होता है। और यदि मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, किसकी बात करूँ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना होगा? x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सिंपल तरीके का कंसेप्ट है, वी डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट। समझते हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास x1 और x2 दो रूट निकलते हैं, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल में होगी, पर कैसे? नेगेटिव साइन में। और अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो c और a के रेशियो के इक्वल में होगी, पर कैसा? पॉजिटिव साइन में। ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर की एक क्वांटिटी है। इस स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को हम एक अलग नाम से जानते हैं और ये हमारी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको जनरली डे से हम डिनोट कर देते हैं, कभी कभी डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है ये कहलाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो आने वाले रूट जो हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं कि इन रूट का नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब कि किस तरीके का नंबर होंगे, ये बराबर होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अब इमेजिनरी नंबर क्या है उसके लिए हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, कि आपको इतनी ज़रूरत है नहीं, फिर से सिर्फ इसकी जानकारी की है, इससे आपको इसकी जानकारी चाहिए। ठीक है। और मैथमेटिक्स वाले स्पेशली इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम होता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में एक बहुत ही वाइड, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है। ठीक है। इसमें आपके सारे नंबर सिस्टम आ जाते हैं। अब मैं आपको नंबर सिस्टम यदि बताऊं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में, जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम। इसमें क्या था? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। और फिर आपने होल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें 0 ऐड कर दिया, मतलब 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये कौन सा हो गया आपका? होल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने देखा होगा कि उसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में चलते हैं, सिर्फ 2 डिजिट होती हैं उसमें, तो वो कौन सा हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने देखा होगा, 0 to 8, समझ में 0 to 7, उसमें 8 डिजिट होती हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी नंबर सिस्टम कहलाती हैं। ये कुछ डिजिटल नंबर हैं जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हमारे सिलेबस में है। हम थोड़ा सा आपको जब सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, पर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसा है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ये रूट 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5, ऑब्वियसली 5। ठीक है। कुछ लोग इसको रूट 25 को प्लस माइनस 5 लिखते हैं, ये फालतू बात है, ऐसा नहीं होता। वो इक्वेशन के फॉर्म में होगा। कैसे? जैसे x इज इक्वल टू रूट 25, हाँ तब लिखा जाएगा ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये क्लियर है? ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पर ये 25 का 25 ही होगा। जैसे मान लीजिए, एक और ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूँ रूट 16 कितना होगा? 4, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, ये आपसे बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर क्या हो, स्पेशल केस देखें, क्या हो अगर मान लेते हैं अंदर -25 हो, तो क्या होगा भाई? 5 का 25 का तो 5 आ जाएगा, लेकिन अंदर -1 रहेगा, अंदर -1 रहेगा। और मेरे ख्याल से आपने अभी तक स्क्वायर रूट में -1 का रूट अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ 1 होता तो सीधे 1 आ जाता, नो प्रॉब्लम, पर -1 है, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट 1? तो इसके लिए सिचुएशन है हमारे पास, मैथमेटिक्स में एक कंडीशन दी गई है। जैसे मान ली यहाँ पर -16 कर दूँ तो ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में कैसा रहेगा? -1। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक आयोटा नाम का सिंबल रखा गया है, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1, या फिर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बोथ आर द सेम। इज दैट क्लियर? तो ये आयोटा के फॉर्म में आ जाता है।
तो ये जो सीरीज़ जो है, इस तरीके की जो कैलकुलेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दी जाती है। मैथ्स वाले आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर यदि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो आप इतना से ध्यान से सुनिए कि ऐसा होता है, ठीक है ना। आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है, -1 स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आयोटा के फॉर्म में जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट होगा किसका, इक्वेशन का, सॉल्यूशन का इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कभी भी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर यदि √-1 आ जाता है तो आप ध्यान दीजिए अभी 11th-12th क्लास में उसका सॉल्यूशन होना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दैट वन। इज दैट क्लियर? सो नाउ लिसन दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर दिस। इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं क्या है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर 1 केस यदि मैं बोलूँ भाई डी का, नंबर 1 केस यदि डी जो है वो कैसा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से कैसा हो, बड़ा हो। मतलब कि मान लेते हैं इसको जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये 0 से बड़ी आ जाए, उस कंडीशन में x1 और x2 दोनों अलग अलग होंगे, उनकी वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी, उनकी वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, x1 और x2 जो हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे। वो कैसे होंगे हमारे बेटा, रियल होंगे। इज़ दैट क्लियर? रियल का मतलब होगा वो रियल नंबर में होंगे। रियल नंबर में मतलब कि 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 कुछ भी हो, पर वो आई के फॉर्म में नहीं आएंगे, उनमें किसी भी कंडीशन में √-1 नहीं आएगा, ठीक है। ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है जैसे कि अगर मान लो d जो है वो 0 के बराबर हो जाए, d ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी, अभी देखेंगे आप। d अगर 0 के बराबर हो जाए तो x1 और x2 जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। मतलब कि दोनों जो x1 और x2 की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब कि एक्चुअल में सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन का वो यूनिक होगा। वो कैसा होगा, यूनिक होगा। उसको कोई दूसरी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ, एक और चीज़, रूट वो भी कैसे होंगे, हमारे रियल होंगे। वो भी कैसे होंगे, हमारे रियल, मतलब कि वो भी आई के फॉर्म में नहीं आएंगे। पर तीसरा केस यदि मैं बात करूं, थर्ड केस में यदि बात करूं कि d अगर छोटा हो जाए किससे, 0 से, ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाए। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रूट के अंदर क्या चला जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो रूट कैसे होंगे हमारे, इमेजिनरी होंगे। रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर आप मैथ्स वाले हो तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी आप ध्यान रखना अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बात खत्म। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन है हमारे पास, 3x² + 2x -6 = 0। एक कोई आर्बिट्री इक्वेशन ले लिया हूँ मैंने, ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा कोई बुक में दिया हुआ, आर्बिट्री इक्वेशन ले लिया है, सिर्फ हम समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस विथ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0, नॉर्मल। तो भाई यहाँ पर a जो है वो काम करेगा 3 का, b जो है वो काम करेगा 2 का, और c जो काम करेगा किसका, 6 का, ठीक है ना। पर कैसा, -6। इज़ दैट क्लियर? तो भाई हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किस में, फार्मूले में। x = -b, मतलब -b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 ± अंडर रूट कितना होता है ये, b² - 4ac। b² मतलब 2² - 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6 अपॉन 2a, मतलब 2 × 3। x = कितना होगा, -2 ± इधर देखिएगा कितना होगा, 4 - कितना हो जाएगा, 12, 96। आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर? अच्छे से समझिएगा। 12 सॉरी कितना होगा, 72। आपका कितना आ गया, 72। तो x = कितना होगा, -2 ± कितना होगा, 76। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? नाउ अपॉन में, इसके अपॉन में 6 आएगा। इसके अपॉन में कितना चल रहा है, 6। तो x = कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे
तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे, आप इसका रूट वूट निकालते रहना। तो कितना आएगा -2 प्लस अंडर रूट कितना आ जाएगा 76 अपॉन कितना होगा 6 एक रूट। और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 6। इज़ दैट क्लियर? इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यदि मान लेते हैं कि ये वैल्यूज़ में क्या है हमारे पास, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा x1 और x2 आए। यहाँ पर x1 और x2 दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, और दोनों कैसे हैं हमारे स्क्वायर रूट के अंदर कैसे पॉजिटिव में है, मतलब ये कैसे हैं रियल नंबर में काम कर रहे हैं। समझ में आता है ना? अब इसको इस कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो सेटिस्फाई करा के देखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई देखते हैं d इज इक्वल टू कितना b² - 4ac, और इसके अंदर की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac ही है ना। तो b² - 4ac कितना आ रहा है 76। तो मतलब d कैसा है ग्रेटर देन 0। तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है कि x1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं, नंबर 1, और दूसरा दोनों कैसे हैं अनइक्वल हैं। दोनों कैसे हैं आपके अनइक्वल हैं। आप चेक कर सकते हो, एक में प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, मतलब कि √76 की जो वैल्यू है वो इसके साथ ऐड होगी और √76 की जो वैल्यू है इसके साथ सब्सट्रैक्ट होगी। इज़ दैट क्लियर वट एवर आई एम सेइंग? हाँ या ना? क्लियर है ना? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन मेक द कमेंट एंड आई विल सॉल्व दैट वन। अब सेकेंड सिचुएशन की तरफ क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड सिचुएशन हमारी कहती है कि d इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल है 25x² प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इससे हम वेरीफाई करेंगे हमारी सेकेंड सिचुएशन को। सेकेंड सिचुएशन का मतलब क्या है कि आपका इक्वेशन सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है ठीक है तो वो d इज इक्वल टू 0 या फिर d ग्रेटर देन 0 वाला होगा, लेकिन सेकंड सिचुएशन है तो d इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होगी। इसमें हम बताएंगे कि इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, जनरल इक्वेशन हमारा जो है वो जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 4 मिलेगा। इक्वेशन में रख के देखते हैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। डन। तो कितना आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 20², एम आई राइट, b का स्क्वायर मतलब -4a कितना है 25 और c कितना है 4, c कितना है हमारा 4, और नीचे कितना आएगा हमारा 2 × 25। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम राइटिंग? एक बात ध्यान देना, मैं आपको बहुत ही ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज़ीरो लेवल से ही पढ़ना है, और आप ऐसा ध्यान रखिए कि आप अभी बिल्कुल बेसिकली पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उतने ही पेशेंस से पढ़ना है। अगर आप इस चीज़ पूरे लेक्चर सीरीज़ को पेशेंस से देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मेरे को ये बनता है मैं इसे स्किप कर देता हूँ, तो ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही पेशेंसली इसको ग्रिप करना है। हमारा जो सिलेबस जो है, हमारा जो कोर्स जो है वो 1-2 दिन का नहीं है। ठीक ना, लगभग पूरे साल भर चलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम तक। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ और न्यूमेरिकल एनालिसिस सब कुछ कराया जाएगा। तो आपको वो चीज़ों पर ध्यान देना है और अच्छे से इस चीज़ को ग्रिप करते चलना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब इसमें -b की जगह माफ़ करना, यहाँ पर कितना रखा जाएगा 20। क्लियर है, तो कितना होगा -20 प्लस माइनस अंदर देखिएगा 20² 400 माइनस 25 4 100 400। इज़ दैट क्लियर? नीचे कितना होगा आपका आंसर 50, नो प्रॉब्लम। तो कितना आएगा -20 प्लस माइनस अंदर 0 अपॉन 50, दैट मीन्स यू आर गेटिंग -20 अपॉन 50, दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपने कैंसिल की -2/5। समझते हैं, मतलब कुछ नहीं है इसका, ये वैल्यू आपकी सिंगल आ गई। ठीक है ना, मतलब यही वैल्यू होगी, दोनों रूट x1 और x2 इतने ही होंगे। करते क्या है, हम एक बार क्या करते हैं, 0 के साथ पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार 0 के साथ नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर x1 जो है वो कितना आ जाएगा -20 अपॉन 50। ठीक है, और फिर से x2 कितना आ जाएगा वही -20 अपॉन 50,
क्योंकि आप कुछ भी कर लो √0 लगाना रहता है, तो कोई इशू इसमें रहता ही नहीं है। दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आप चेक कर सकते हैं x1 और x2 दोनों कैसे हैं, हमारे सेम है। तो ये किस कंडीशन को शो करता है, हमारे यूनिक सॉल्यूशन को शो करता है। तो ये कब की कंडीशन है, जब d = 0। अब एक नई केस को यदि मैं बताना चाहूँ आपसे कि भाई अगर d जैसा कैसा हो जाए आपका 0 से छोटा हो जाए तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको मैथमेटिकली समझ रहे हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली सिचुएशन से समझाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे काम करता है और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक सिचुएशन देखें ज़रा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं x² + 4x - 8 = 0। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं, हमारी थर्ड कंडीशन का है और ये हमारी कौन सी कंडीशन का है, सेकंड कंडीशन का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ a = कितना हो गया 1, b = 4, नो प्रॉब्लम। c = कितना हो गया हमारे पास -8। देखें ज़रा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। रखो वैल्यूज़, कितना होगा, x = -b मतलब -4 ±√4² माइनस कितना होगा 4 √ कितना, सॉरी 4 √ में क्या चल रहा है 4 × 1 × -8। ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया आपका -8, और नीचे कितना है 2 × 1 2 × 1। इज़ दैट क्लियर। तो x = कितना आएगा -4 ± √, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना होगा प्लस, माफ़ करना, इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। हमको सिचुएशन लानी है, तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, माफ़ करना, ऐसा, ये क्या हो गया हमारा प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, सिर्फ हमको सॉल्व करना है, इसी कारण मैंने ऐसी सिचुएशन ले ली है यहाँ पर। और ये सारे आर्बिट्री क्वेश्चन है, कोई बुक के है नहीं, डायरेक्ट से चुन लिए हैं अपन ने, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा -32। इज़ दैट क्लियर। माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 × 8 = 32, और अपॉन में कितना चल रहा है 2। तो x = कितना है -4 ± √ में कितना आ गया -16/2। समझ पा रहे हैं क्या है, ये थर्ड कंडीशन है। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। एक्चुअल में इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x = -4 ± -1 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो है i के फॉर्म में आ जाएगा, इमेजिनरी कंडीशन देगा। ये थर्ड कंडीशन है, आप देख सकते हो। इस थर्ड कंडीशन में क्या होगा, दोनों रूट अनइक्वल हैं, नंबर 1, और दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। ये भी हमारा कैसा होगा, नंबर 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। पर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए कि जब भी अगर नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, सॉल्व नहीं होगा। एकदम बेसिकली आप इसको समझ के रखिएगा। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकली अप्रोच समझाता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से यूज़ होता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसे आप नोट करिए। और इसको आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर i लगा सकते हैं। तो x1 कितना आ जाएगा आपका -4 + 4i/2, 2 से आप डिवाइड कर देना, और x2 = -4 -4i/2, वो आप कैंसिल करते रहना। ये दो सिचुएशन हो जाएंगी। पर ये जो है आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड। इज दैट क्लियर। नोट करिए। चलिए एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, और वो सिचुएशन ये है कि एक बॉल है, ठीक है ना, एक बॉल है। उस बॉल को हमने 40 मीटर पर सेकेंड से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक दिया है, ठीक है। तो वो जब ऊपर जा रही है तो हमको टाइम निकालना है भाई, मान लेते हैं t टाइम निकालना है 3 कंडीशन पर। जब वो अर्थ सरफेस से 40 मीटर पर हो, जाते जाते ऊपर जाए 80 मीटर पर पहुंच जाए, और तीसरा 100 मीटर पर पहुंच जाए। इन तीनों सिचुएशन के लिए मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितनी देर पर वो पहुंचेगी। क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे, ठीक है ना, इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ से क्या किया आपने, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया इनिशियल वेलोसिटी u = 40 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी ऐसे और नीचे आ जाएगी। डन। तो मेरे को ये बताना है
कि वो 40 मीटर पर कब जाएगी, 80 पर कब जाएगी, 100 पर कब जाएगी, मेरे को ये बताना है। समझ पा रहे हो आप क्या है ये क्वेश्चन, हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपनी तीनों कंडीशन को समझ जाएंगे, ठीक है, तीनों कंडीशन को। पर उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ 9th क्लास का। आप लोगों ने इसको पढ़ा है, और अगर नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आज नहीं, जब मोशन पढ़ेंगे तब। तो हमारे पास इक्वेशन होते हैं 3 मोशन के, v = u + at। दूसरा इक्वेशन है भाई हमारे पास s = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन जो है वो है हमारे पास कौन सा, v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशन है, और आप लोगों ने पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो ठीक है ना, फिर दुख की बात है, आपको पढ़ना चाहिए था 9th क्लास में, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपने पढ़े हैं, जहाँ पर u जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, अभी ध्यान दीजिए, फिर डिटेल में हम देखेंगे। v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t टाइम है, और s क्या है, इस टाइम इंटरवल में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक और चीज़ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पर, ठीक है ना। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ग्रेविटी बोलते हैं। और ग्रेविटी के कारण अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के कारण उसमें एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल g। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नीचे की तरफ होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर g पॉजिटिव लगेगा, अगर आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया तो उस पर जो g है वो कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ यूजुअली वी टेक g की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। पर कैलकुलेशन के लिए हम इसे जनरली मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको दी भी रहेगी कि भाई g 10 ले लीजिए, ठीक है, और ले लेना अगर आपको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इतना। तो हमसे पूछता है कि टाइम निकालना है। अभी सिचुएशन को देखो, पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि जब हमारी हाइट कितनी हो, 40 मीटर हो। हाइट मतलब कि वही हमारा हाइट बोल दो आप इसको, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में भी रख सकते हो, क्योंकि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डन, आपने मान लिया भाई इसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर है। तब इस समय आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कितना है, तो इसके लिए आपके पास u कितना है भाई, u है तो 40 मीटर, वो तो चेंज होना ही नहीं है। और यहाँ पर g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। कहाँ ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे। तो इस पूरे पैरामीटर को किसी इक्वेशन में रखा जा सकता है, तो वो हमारा ये इक्वेशन है। इसको कैसे रखते हैं मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मोशन में आप ये सीख जाओगे। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तब आप सीख जाओगे कि इनमें से किसको कहाँ से यूज़ करना। सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं कि ये कैसे निकलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ रखते हैं। तो पहले इक्वेशन में हमने रखा s की वैल्यू कितनी होगी भाई अपनी, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut + ½ gt²। एक एक्चुअल में a भी क्या है, एक्सेलरेशन है, और g भी क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हमने a की जगह g को पुट कर दिया। तो हमारे पास ये कितना है, 40 है, इज इक्वल टू u, तो भाई a भी कितना है 40t, ठीक है ना, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है, -10 ऑफ t²। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। -10 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा 40 इज इक्वल टू 40t - 5t²। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे 5t² - 40t, फिर कितना हो जाएगा हमारा +40 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इससे हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है ना। इससे टाइम आपको यहाँ दिख रहा है ना, t² मतलब t की 2 वैल्यू निकलेंगी। वो समझाता हूँ आपको क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखो, मतलब 2 बार 40 मीटर पे जाएगा। यही तो फिजिक्स का काम है, यही तो समझने का मतलब है कि वो बोल क्या रहा है। इक्वेशन एक्चुअल में सब कुछ बोल देते हैं यहाँ पर। इक्वेशन जो है साइंटिस्टों की बरसों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है। उन सालों की मेहनत को वो 1-2 लाइन में समझा देते हैं, और वो सब कुछ बोलते हैं, उनकी पूरी थ्योरी, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन। And we have also to understand that what exactly they want to tell. Now listen here. अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। किससे, हमारे वही जनरल इक्वेशन से। तो ये x के लिए सॉल्व होता था, अब t के लिए सॉल्व होगा। कितना होगा, -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारा नॉर्मल सा था।
तो यहाँ पर जो ए का काम करेगा वो करेगा 5, बी का काम जो करेगा वो करेगा -40 और सी का काम जो करेगा वो क्या करेगा 40। इज़ दैट क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से इसको समझा जा सकता है। अगर बोर्ड के नीचे चला गया हो तो दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ जाना है। ए 5 हो गया, बी -40 हो गया और सी कितना हो गया +40 हो गया। यहाँ पर उठा के हम रख देते हैं वैल्यूज़। तो हमने रखी भाई यहाँ पर वैल्यू t इक्वल टू कितना -b, मतलब -b मतलब -40, तो +40 कर देता हूँ डायरेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट कितना b², -40 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट नहीं करते, -4, a कितना है भाई अपना 5 और c कितना है 40, समझिए c कितना हो गया आपका 40, ठीक है, अपॉन 2 × 5, ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कुछ नया किए ही नहीं है। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 प्लस माइनस इधर देखो 1600 माइनस कितना हो जाएगा 800 इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये कितना हो गया आपका 800 आ गया और नीचे कितना है आपका 10। भाई बिल्कुल इजी जा रहा है। कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 10। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल हेयर एक्चुअली। इसको सॉल्व करने के लिए 40 प्लस माइनस इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या 100 × 4 × 2 अपॉन 10। ये सॉल्व करने का है, एकदम जैसा भी आप सॉल्व करना चाहो आप वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है इतना। तो t इज इक्वल टू आएगा 40 प्लस माइनस 100 का हो गया 10, 4 का हो गया 2 और अंदर तो √2 बचेगा अपॉन 10। तो भाई कितना हो जाएगा मेरा t इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 20 और √2 अपॉन 10। तो इनसे 10 कट जाएगा हमारा, 10 कैंसिल कर देंगे निकाल के, तो कितना बचेगा t इज इक्वल टू 4 + 2 √2। ये हमारा प्लस माइनस 4 √2 √2, क्योंकि 10 निकालूंगा मैं तो कितना बचेगा यहाँ 4 यहाँ 2 बचेगा और 10 से 10 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, समझना पॉजिटिव साइन लेंगे तो मेरा मिलेगा t1 इज इक्वल टू 4 + 2 √2। बिल्कुल ईजी चीज़ है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो 2 √2 की वैल्यू रख दोगे तो कितना मिलेगा 4 + 2 × 1.414, एक्चुअल 1.414 होती है, मैंने 3 ले लिया तो कितना हो गया 4 प्लस, ध्यान देना इसका मतलब 282, मतलब कि 6.82 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये t1 आ गया, ये क्या आ गया मेरा t1 6.82 सेकेंड। टेकिंग नेगेटिव साइन तो कितना आ जाएगा मेरा ऑब्वियसली t2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 √2 और 2 √2 की वैल्यू अभी हमने निकाल चुके हैं, कितना माइनस कितना बेटा √2 की वैल्यू यहाँ पर 2.82, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4.00 माइनस 2.82, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 811 कुछ ऐसा, ठीक है। ध्यान देना कितना आ जाएगा 8131 सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया t2 आ गया। यहाँ पर देखो दो वैल्यू आई हैं, दो वैल्यू आई हैं इसकी, किसकी t की, एक कितनी आई है 6.82 सेकेंड और एक कितनी आई 1.18 सेकेंड। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है कि इसके दो वैल्यू आ रही हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू है, पर फिर भी इसका मतलब समझो क्या है। जब पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे या बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऊपर जाएगी, ऊपर से लौट के नीचे भी तो आएगी, समझते हैं आप। ऊपर से लौट के कैसे आएगी, नीचे भी आएगी। और जब नीचे आएगी तो उस समय क्या होगा, जाते समय अगर मान लो 40 यहाँ कहीं पकड़ा है तो आते समय भी 40 यहाँ कहीं पकड़ेगा, ये समझते हो ना। बॉल ऊपर जाएगी तो जाते समय भी 40 होगी, जब टॉप पर पहुँच के नीचे आएगी तो आते समय भी कहीं ना कहीं फिर 40 होगी ये। तो ये अर्थ सरफेस से 2 बार 40 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। उस सिचुएशन पर मेरा कहने का ये मतलब है कि उस सिचुएशन पर जब जाएगी तो जाते समय का टाइम मान लेते हैं हमारा ऑब्वियसली कम होगा, जब आएगा तो थोड़ा टाइम कवर करके पहुंचेगी यहाँ पर। तो जब पहुंचेगी ऊपर तो जाते समय का जो टाइम है हमारे पास वो कितना होगा, हमारा होगा कितना होगा 1.18
सेकेंड, और वहीं जब लौट करके आएगी तो वो हमारा टाइम कितना होगा, जब ये पूरा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी तो वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, तो टाइम कितना होगा 6.82 सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल में मतलब है, और वो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है। अब दूसरी सिचुएशन में बोलता हूँ कि 80 मीटर कब पहुँचेगी। दूसरी सिचुएशन क्या बोलता हूँ, 80 मीटर कब पहुँचेगी, ठीक है। तो उसको समझना मेरा बोलने का क्या मतलब है, 80 मीटर कब पहुँचेगी। तो इसके लिए इस इक्वेशन में जो हमारा 40 है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 80 में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ज़रा करके 80 में कन्वर्ट करके देखते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा उसी सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ देखो ये h जो है यहाँ पर हो जाएगा भाई 80, और t हमको निकालना है इसमें। फिर हमारा सेकेंड इक्वेशन रखेंगे हम, तो सेकेंड इक्वेशन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू वही 40t प्लस 1/2 माइनस 10t स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 40t माइनस 5t स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर इज इक्वल टू ना माइनस 40t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन है। अब बस यहाँ समझना है, ये पूरा का पूरा तो हमारा सब सेम था। देखो ज़्यादा सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, आपको सिर्फ समझाने का है, नहीं तो वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा, फिर आप बोलोगे इतना लंबा वीडियो। तो इसी जगह देखो आप, ये सारी की सारी वैल्यू सेम है, पर सी की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर कितना है, सी की वैल्यू 40 की जगह कितना रख देते हैं, 80 रख देते हैं हम। सी की जगह कितना रख देते हैं, 80 रख देते हैं। तो कितना होगा, अब यहाँ देखूँ रखा मैंने टी की वैल्यू, तो कितना आएगा मेरे पास वैल्यू समझना है यहाँ पर, तो कितना होगा 40 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर मैंने 80 कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो कितना होगा 40 1600 माइनस 1600 अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 5। तो भाई कितना होगा t इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 10। इज दैट क्लियर। तो t इज इक्वल टू कितना होगा 40 अपॉन 10, कैंसिल। भाई कितना आ गया 4 सेकेंड, मतलब 80 पर जाने में इसको कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। 4 सेकेंड पे 80 पे पहुंच जाएगा। आप t1 निकालोगे, अब भी देखा हमने सिचुएशन, t1 निकालोगे तब भी 4 सेकेंड आएगा, और t2 निकालोगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड आएगा। समझ पा रहे हैं ये, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 80 मीटर पर एक बार ही जाएगा। समझ में आ गया ना, मतलब जो बॉल है आपकी वो 80 मीटर पर एक बार ही जाएगी। एक बार ही का मतलब जानते हो क्या है, अगर मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, भाई ये अर्थ सरफेस है, इससे मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ऐसा करके वो नीचे आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब मैं मान लो यहाँ पर है, ये 30 है, तो भाई 30 जाते समय होगी और आते समय भी 30 होगी। अगर मान लो यहाँ 40 है तो 40 जाते समय भी होगी और आते समय भी 40 होगी। इसी कारण 2 टाइम निकली। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ मैक्सिमम सिचुएशन पर पहुंचेगी और लौट कर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना, मतलब एक ही बार वो 80 पर पहुंचेगी। तो 80 क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। 80 कैसी होगी, हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। समझ पा रहे हैं ना। और उसको जाने में उसको कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। और 80 से यदि नीचे गिरा देंगे तब भी 4 सेकेंड लगेगा। समझ पा रहे हो ना, 80 से गिरा देंगे तब भी 4 सेकेंड ही लगेगा। तो जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। समझ पा रहे हैं ना आप। अब भाई तीसरी सिचुएशन जो है बोलता है 100 मीटर। अब सोचो ज़रा, इक्वेशन को समझ के देखना क्या बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ 100 मीटर के लिए निकालो। बॉल 80 मीटर 40 की स्पीड से आप फेंक रहे हो तो बॉल कहाँ जा रही है, सिर्फ 80 तक पहुँच रही है। मैक्सिमम हाइट उसकी 80 है, तो क्या वो 100 तक कभी पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। तो जो 100 के लिए टाइम निकाल सकते हो आप, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकलेगा, ये सिचुएशन ही नहीं है। इफ़ एनी बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड and it is going 80 meter at maximum height from the earth surface. Is that clear? So how can you calculate the time on reaching the ball up to the 100 meter? 100 मीटर तक पहुंचा ही नहीं है तो उसका टाइम कैसे निकालोगे। इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल, इसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली समझाता हूं मैं आपको, आप इसको नोट करिए। हाँ, आपका नोट करके हो गया है तो आप देखिए ज़रा तीसरी सिचुएशन। ठीक है, तीसरी सिचुएशन के बारे में देखिए। तीसरी सिचुएशन क्या कहती है। तीसरी सिचुएशन ये है
कि बॉल को 100 पर मीटर के लिए निकालना है। हम पढ़ चुके हैं कि 80 मीटर तक जा ही रही है तो 100 के लिए कैसे निकलेगा, वो तो हमको पता है, लेकिन मैथमेटिकली देखो। अब h कितना हो जाएगा यहाँ 100, h कितना हो गया 100 मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, अपॉन 2 × 5। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 1600, ये माइनस कितना हो जाएगा भाई 20 और ये हो जाएगा 2000 अपॉन कितना आ गया 10। तो t इज इक्वल टू कितना होगा 40 प्लस माइनस -400। ओ नेगेटिव वैल्यू आ गई अंदर आयोटा के फॉर्म में। द कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इमेजिनरी, ये सब कल्पना की हमने कि 100 तक पहुंच रही है, पर वास्तव में तो पहुंच नहीं ना, इन रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ है फिजिक्स में। तो आप इसको समझिए और आप इसको अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए बहुत ही प्रॉपर तरीके से। फिर हम इसको आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको हम देखेंगे। पहले लास्ट में इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा टी वाला टाइम वाला एक्सिस है और ये हमारा हाइट वाला एक्सिस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहाँ से फेंका ऊपर तो ये लौट के फिर से आ गया वहीं उसी लाइन से वापस आ जाता है, जिस लाइन से जाता है उसी लाइन पे वापस आ गया। 1 डायमेंशन मोशन है, लेकिन फिर भी टाइम तो बढ़ रहा है। तो ये टाइम एक्सिस हमारा ये है और हाइट एक्सिस हमारा ये है, ठीक है। तो इसको ग्राफ में यदि मैं प्लॉट करूं तो मेरे को मिलेगा कुछ ऐसा, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी 0 हाइट है, ये हमारी 0 हाइट है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है h इज इक्वल टू 80 मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये और ये मान लेता हूँ भाई ये मेरी कितनी है 40 मीटर है, ये कितनी है 40 मीटर। तो बेटा ये भी यहाँ कहीं भी 40 मीटर होगा कि नहीं होगा, ये भी 40 मीटर है। तो यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है हमने निकाला है कितना है 1.82 सेकेंड, सॉरी 1.18 सेकेंड, 1.18 सेकेंड हमने ये निकाला है, ठीक है। कैलकुलेशन है, गड़बड़ हो सकती है तो आप देख लेना। और दूसरा टाइम है हमारा 6.82 सेकेंड। दूसरा कौन सा था हमारा 6.82 सेकेंड, हाँ शायद होगा, जो भी होगा आप देख लेना। 6.82 सेकेंड मतलब 2 बार 40 में जा रही है, पर एक ही बार कहाँ जा रही है वो 80 पर। और इसका कितना टाइम था हमारा 4 सेकेंड। अब भाई यहाँ 100 तक तो पहुँचा ही नहीं है, तो हम कैसे टाइम निकालना उसका। तो ये हमारी तीसरी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ था, ये हमारा बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप इसे अच्छे से समझिए और कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़, ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर था हमारा, हिंदी मीडियम भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हिंदी मीडियम के जो प्योर हिंदी मीडियम के लेक्चर्स रहेंगे, अगर कोई आपके पास बच्चे हों हिंदी मीडियम के, तो आप उन्हें बताइए कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और हिंदी मीडियम के लेक्चर के नीचे आपको उसी लेक्चर की इंग्लिश मीडियम की लिंक भी क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, बढ़िया, ठीक है। चलिए।